हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन द स्टडी चैनल लाइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज। जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम है कि इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन के बारे में, कितने टाइप की इन्फ्लेशन होती है, कौन कौन सी इन्फ्लेशन होती है और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किया था। तो अभी हम करने वाले हैं थोड़ी सी और टर्म्स है, छोटी छोटी टर्म्स है, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन इनकी कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या इनकी भी हम थोड़ी थोड़ी इनको भी जान लेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी कई बार मैंने देखे एग्जाम में बनते हुए। तो हमने क्या करना है, हमने छोड़ना कुछ भी नहीं है, हमने कवर करते चलना है सब कुछ। तो पहली जो हमारी टर्म है वो है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखो इसमें नाम से ही पता चल रहा है होलसेल। होलसेल में क्या होता है, इसमें हम इन्फ्लेशन चेक करते हैं। WPI और CPI उनके थ्रू हम क्या करते हैं, मार्केट में इन्फ्लेशन चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल यानी कि इसमें क्या है, कैसा प्राइस दिखाया जाता है, होलसेल का दिखाया जाता है। होलसेल में हम इसमें इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं होलसेल में। और इसकी एक बहुत ज्यादा खास बात है, जो क्वेश्चन जहां से बनता है वो है आपका, इसमें क्या ऐड नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एडेड होते हैं और इंटेंजिबल एडेड नहीं होते। यानी कि इसमें सर्विस ऐड नहीं होती। क्या नहीं होती है, सर्विसेज आर नॉट एडिड। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, क्या बताया मैंने आपको कि इसमें क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एडिड होते हैं, इंटेंजिबल नहीं। टेंजिबल और इंटेंजिबल तो आपको पता ही होगा, तो वो सब इसमें एडिड होते हैं, सर्विस इसमें ऐड नहीं होती है। अच्छा, तो ये तो मैंने बता दिया, बट ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये निकालता कौन है, तो ये निकालती है हमारी OEA। कौन निकालता है, OEA क्या है, तो OEA स्टैंड्स फॉर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो मैं बता रहा हूं खुद से फिल्टराइजेशन नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि मैं पहले ही पूरे क्वेश्चन फिल्टर करके लेके आ रहा हूं, सभी टर्म्स फिल्टर करके। कई बच्चे क्या करते हैं, खुद से फिल्टराइजेशन करते हैं और कुछ कुछ इसमें से टर्म्स लिख देंगे और कुछ कुछ छोड़ देंगे। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, पूरी टर्म्स 1 बाय 1 लिखनी है, 1 बाय 1 समझनी है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है, OEA, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, अब जो ये ऑफिस है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलो ये भी मैं लिख लेता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मैं थोड़ा शॉर्ट लिख लिया है, आप लोगों ने पूरा लिख लेना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, मेन बात क्या रखनी है इसमें कि इसमें सर्विसेज ऐड नहीं होती, यानी कि इसमें सिर्फ टेंजिबल और इंटेंजिबल ऐड नहीं होते। ठीक है, ओके। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। मैं इसको डाल रहा हूं, आप लोगों ने आई होप नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर। अच्छा, ये क्या करता है, ये भी प्राइस इन्फ्लेशन चेक करता है और CPI भी क्या करता है, इन्फ्लेशन चेक करता है, प्राइस चेक करता है। किस लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे। ठीक है, कंज्यूमर लेवल पे प्राइस चेक करेगा, ये ठीक है। अब इसमें जैसा था कि सर्विस ऐड थी, है ना, सिर्फ और सिर्फ सर्विस ऐड थी, बट इसमें क्या है, इसमें सर्विस के साथ साथ हमारे गुड्स भी ऐड होते हैं, सर्विस प्लस गुड्स। ठीक है, सर्विस प्लस गुड्स, इसमें टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहीं से बनेगा 100%। आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यही पूछेगा कि CPI में क्या हम क्या लेते हैं और WPI में क्या लेते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, CPI में सर्विस प्लस गुड्स। आप लोग मेरे साथ रिपीट करो, सर्विस प्लस गुड्स। ठीक है, किसमें, CPI में। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये तो हमने बता दिया आपको इसमें क्या क्या ऐड होता है। अब क्या बता, अब देखो ना, जो CPI है
ये डिफरेंट डिफरेंट जगह के लिए डिफरेंट डिफरेंट निकलता है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, यानी कि सीपीआई फॉर अर्बन अलग निकलता है, सीपीआई फॉर रूरल अलग निकलता है, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल लेवल अलग निकलता है, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेवल उसके लिए डिफरेंट निकलता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लिए सीपीआई डिफरेंट डिफरेंट भी निकलता है। और जो एग्रीकल्चर जो लेबर के लिए उसको लेबर ब्यूरो निकालता है, सीपीआई जो लेबर्स के लिए निकलता है, सीपीआई जो कितनी निकलता है लेबर, यानी कि इंडस्ट्रियल लेबर, एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, डेली वे। तो ये सब किसके लिए सीपीआई लेबर के लिए कौन निकालेगा हमारा लेबर ब्यूरो, ठीक है। लेबर ब्यूरो, ठीक है। और जो सीपीआई फॉर अर्बन है, सीपीआई फॉर रूरल है, वो निकालता है एनएसओ, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया था एनएसओ के बारे में, जिसको पता नहीं है उसने पिछली क्लास देख लेनी है, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। जिसको एनएसओ के बारे में पता नहीं है, क्योंकि इससे पिछली क्लास में एनएसओ के बारे में आपको पूरा बताया था, ठीक है। तो क्या करता है, लेबर के लिए निकालेगा लेबर ब्यूरो, और जो निकालेगा इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर और जो निकालेगा हमारा रूरल के लिए और अर्बन के लिए वो कौन निकालेगा एनएसओ, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एनएसओ के बारे में। तो अब क्या है, एक कंबाइंड सीपीआई भी निकलता है, जिसमें रूरल का भी देखते हैं अर्बन का भी देखते हैं, कंबाइंड एक सीपीआई निकाला जाता है, ठीक है। कंबाइंड सीपीआई वो कौन निकालता है, कंबाइंड सीपीआई, कंबाइंड सीपीआई कौन निकालेगा, एनएसओ निकालेगा, ठीक है। अब क्या है, कंबाइंड सीपीआई एनएसओ निकालता है, तो उसके लिए कुछ टारगेट देखा जाता है, जैसा कि पहले आपने पढ़ा भी होगा कहीं, या मैंने मॉक टेस्ट में भी आपको बताया है कि भाई कितना टारगेट है इंडिया में, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कितनी है। तो जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो यहाँ पे है, वो कंसेप्ट यहाँ से इवॉल्व है। देखो एनएसओ क्या करता है, कंबाइंड सीपीआई निकालेगा, यानी कि रूरल के लिए निकालेगा और अर्बन के लिए निकालेगा, उनको फिर कंबाइंड करेगा, ठीक है। रूरल के लिए निकालेंगे प्लस अर्बन के लिए निकालेंगे, ठीक है, कंबाइंड सीपीआई, ठीक है। ये पूरा सीपीआई निकालेंगे एक, ठीक है। अब क्या है, इसमें होती है इन्फ्लेशन टारगेट हमारी, यहाँ पे एनएसओ रखता है हमारी इन्फ्लेशन टारगेट, कितना रखता है वो 4 + 2, देखो 2 होता है हमारा मिनिमम, 2 हो जाएगा मिनिमम और 6 हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम ये मिनिमम है, ठीक है। तो आइडल कितना होता है, आइडल रेट होता है 4% का, ठीक है। आइडल रेट होगा 4% का, उसमें 2% ज्यादा बियर किया जा सकता है और 2% माइनस में बियर किया जाता है। 2% माइनस हो गया और 2% ज्यादा हो जाए तो बियर हो जाता है वो, ठीक है। तो क्या है, हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 2 और 6 के बीच में रहनी चाहिए। बेसिकली आइडल कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, पर बियर कितने कर सकते हैं, 2 मिनिमम कर सकते हैं, 6 मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ये है हमारी इन्फ्लेशन टारगेटिंग इंडिया में। और सीपीआई में है कौन निकाल रहा है, एनएसओ निकाल रहा है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। आपको मैं एक बात बताता हूं कि आज की डेट में, आज की पर्सपेक्टिव में क्या है कि जो हमारी ज्यादातर वेजिटेबल्स है, फूड प्राइसेस है, वो इस टारगेट से बाहर जा रहे हैं। बहुत टाइम से अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो पिछले 1 साल से यही चल रहा है। क्या चल रहा है कि जो फूड प्राइसेस है, बेसिकली वेजिटेबल्स प्राइस है, वो इससे हमेशा बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ दिस टारगेट है। 6 कभी 7% है, 8% है, कभी कभी प्याज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी टमाटर बढ़ जाता है। तो वो क्या है कि वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल थिंग्स है, जिस हिसाब से ऊपर जाती है उस हिसाब से उनकी प्राइस नीचे भी आ जाते हैं। तो इसमें इतना ज्यादा कंसर्न की कोई बात नहीं है, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस भी नहीं किया गया। हालांकि गवर्नमेंट उस पर रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, बट क्या है कि वो ज्यादा वोलेटाइल है, इसलिए उसका ऊपर नीचे जाना स्वाभाविक है, ठीक है। तो ठीक है प्यारे छात्र एवं छात्राओं, तो ये मैंने आपको बता दिया, सीपीआई के बारे में बता दिया, ठीक है। आई होप आप नोट्स बना लेने हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पे, ठीक है, ओके। ठीक है, अगला है हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन, सॉरी हेडलाइन इन्फ्लेशन नहीं, पीपीआई। तो पीपीआई क्या होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, ये भी सर्विस एंड गुड्स को हमारे लेता है, सेम यही होता है इसमें, ठीक है। क्या लेता है, ये भी सर्विस एंड गुड्स को तो लेता है, बट इसमें क्या होता है, ज्यादा इसमें कौन सा पर्सपेक्टिव, इसमें ना थोड़ा सेलर साइड्स का व्यू लिया जाता है, थोड़ा इसमें सेलर पर्सपेक्टिव का व्यू लिया जाता है।
चलो पर्सपेक्टिव का थोड़ा सा इसमें व्यू ले लेंगे, बाकी ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है सीपीआई एंड पीपीआई, ठीक है। इसमें ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैंने आपको बताया आपने अपने नोट्स बनाने, ठीक है। अब अगला है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? ये भी एक तरह की इन्फ्लेशन होती है। इसमें क्या करते हैं हम, अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं तो इसमें हम लेंगे वोलेटाइल चीज इसमें ली जाती है, मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन ओवरऑल इन्फ्लेशन देख रहे हैं क्या है, ओवरऑल इन्फ्लेशन। क्या है? ओवरऑल इन्फ्लेशन, यानी कि इसमें क्या देख रहे हैं हम, वोलेटाइल भी ले रहे हैं, यानी कि क्या है, इसमें हम वोलेटाइल थिंग्स की इन्फ्लेशन है वो भी जोड़ेंगे और दूसरी चीजों की इन्फ्लेशन भी जोड़ेंगे, तब हो जाएगी ये एंड अदर थिंग्स करते हैं इसमें, ठीक है, अदर थिंग्स, ठीक है। तो वो टाइप की इन्फ्लेशन देखेंगे, फिर निकलेगी हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन में हम क्या कर देते हैं, कोर इन्फ्लेशन में हम कर देते हैं कि इसमें से हम वोलेटाइल थिंग्स को निकाल देते हैं, यानी कि कोर इन्फ्लेशन का कोर देखते हैं। तो क्या करेंगे हियर, क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है कि वोलेटाइल चीजें नहीं ली जाती है, ठीक है। अच्छा, वोलेटाइल चीजें कैसी होती है, अब आपको बताया, मैंने भी आपको बताया था, वोलेटाइल ऐसी थिंग्स होगी, ऐसी चीजें होगी जिसका प्राइस एकदम से बढ़ेगा एकदम से घटेगा, जैसे कि फूड एंड फ्यूल हो गया। फूड एंड फ्यूल का प्राइस कैसे बढ़ जाता है, एकदम से बढ़ जाता है ना। मान के चलो अभी पेट्रोल का प्राइस कुछ चल रहा है और कल के लिए यूं ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो क्या होती है, बहुत वोलेटाइल होती है चीजें, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, वोलेटाइल चीजें बोलते हैं। और अगर इस तरह की चीजों को अगर मेजर करना होता है तो हमें कोर करना होता है। अगर पूरी चीजें मेजर करनी है साथ में तो क्या होगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन निकालेंगे, और जब ये वोलेटाइल चीजें नहीं करनी हो तो कौन सी निकालेंगे, फिर कोर इन्फ्लेशन निकालेंगे। जरूरी क्यों होती है कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन से हमें ओवरऑल इन्फ्लेशन का मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या कर देती है, इन्फ्लेशन की रेट है उसको गड़बड़ा देती है थोड़ी जैसी, ठीक है। अब क्योंकि आप जब ऑयल्स का भी लेंगे, फूड फ्यूल सभी की इन्फ्लेशन लेंगे तो क्या करेगा, आपको इन्फ्लेशन बढ़ी हुई दिखेगी, ठीक है, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन निकालना जरूरी होता है, और जब कोर इन्फ्लेशन निकालेंगे तो उसमें वोलेटाइल चीजें नहीं लेंगे, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है कि वोलेटाइल चीजें नहीं लेंगे, ठीक है, ये ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा होर्डिंग इन्फ्लेशन। होर्डिंग इन्फ्लेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, होर्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ऐसी इन्फ्लेशन होती है जो क्या होता है कि डेलिबरेटली लेके आते हैं, कैसा, डेलिबरेटली, यानी कि आपने राइटिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना है मेरी, क्योंकि इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है, एंड आप लोगों ने क्या करना है कि कंसेप्ट ध्यान से सुनना है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो होर्डिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, होर्डिंग इन्फ्लेशन ऐसी इन्फ्लेशन है जो क्या 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 करते हैं, जो मतलब एक इससे बोलो कि खुद ही लाई जाती है। कौन लाता है, जब सप्लाई रोक देते हैं, मान के चलो प्रोड्यूसर है कोई प्रोड्यूसर अगर सप्लाई रोक देगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। आपको बताया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड सप्लाई का सारा खेल होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको फिर से एक बारी। मान के चलो ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर का कोई जो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो इसकी सप्लाई रोक देगा, और जब सप्लाई कम पड़ जाएगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो डिमांड जब सप्लाई को मैच नहीं कर पाएगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, और जब इन्फ्लेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, कौन सी इन्फ्लेशन हो जाएगी, वो होर्डिंग इन्फ्लेशन हो जाएगी। डेलिबरेटली जानबूझकर रुकेगा सप्लाई, ठीक है, हालांकि कमी नहीं पड़ेगी, बट डेलिबरेटली प्रॉफिट कमाने के लिए डिफरेंट रीजन से वो सप्लाई रोक सकता है, और जिस इन्फ्लेशन होगी उसको बोलेंगे हम होर्डिंग इन्फ्लेशन, होर्डिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। आई होप यू गॉट मी। तो नेक्स्ट करते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड नाम से ही पता चल रहा है आपको क्या है, इंपोर्टेड, यानी कि जो इन्फ्लेशन इंपोर्ट होके इंडिया में आई है वो जाएगी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे, मान के चलो हमने कुछ चीज इंपोर्ट की, ठीक है, हम करते हैं उसको इंपोर्ट दूसरी कंट्री से। सपोज अगर हम कर रहे हैं ऑयल, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, अब हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर ऑयल के प्राइसेस जो हमारी जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसी कंट्री में अगर ऑयल की प्राइसेस हाई है, ठीक है, उसी कंट्री में जब ऑयल की प्राइस हाई है और जब वो इंडिया आएगा तो क्या होगा, ऑयल का प्राइस वहां भी तो हाई होगा,
क्योंकि जो इंपोर्टर है उसने भी तो कुछ अर्न करना होगा, सोशल सर्विस वो नहीं करेगा। अब जिसने वो इंपोर्ट ऑयल किया है या कोई दूसरी आइटम इंपोर्ट की है तो वो भी उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ देगा और क्या हो जाएगा, वो और महंगा हो जाएगी वो चीज या कोई ऑयल वो और महंगा हो जाएगा। तो क्या है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे दूसरी कंट्री से इंपोर्ट होके आई है और फिर हमारी कंट्री में भी वो इन्फ्लेशन हो गई। ठीक है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अब नेक्स्ट है हमारा रेजिडेक्स। रेजिडेक्स क्या होता है, देखो रेजिडेक्स, आप देखो यहां से ये नाम दे दो रेजिडेंस, यानी कि रेजिडेंसी। तो रेजिडेंसी यानी कि जब आप हाउसिंग प्राइस मेजर करते हैं तो किसमें किससे पता चलता है हमें हाउसिंग प्राइसेस का। अब मान के चलो आपने कोई घर खरीदना है, ठीक है, तो आप घर के प्राइसेस कैसे पता करोगे, रेजिडेक्स। रेजिडेक्स बताता है इंडिया में कि हाउसिंग प्राइसेस क्या चल रहे हैं। ठीक है, क्या बताएगा रेजिडेक्स, हमारे किसको बताएगा, हाउसिंग प्राइसेस को बताएगा, हाउसिंग हाउसिंग प्राइसेस। ठीक है, रेजिडेक्स क्या बताएगा, हाउसिंग प्राइसेस। तो जो ये रेजिडेक्स है कौन निकालता है, नेशनल हाउसिंग बैंक निकालता है। ठीक है, कौन निकालता है ये भी आप लोगों ने लिख लेना। ठीक है, हाउसिंग बैंक निकालता है, हाउसिंग बैंक। कौन सा बैंक, हाउसिंग बैंक, को साथ में नेशनल भी लगा देना है। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक निकालता है रेजिडेक्स। ठीक है, और इसका बेस ईयर कितना है, 2017, 2017 इसका बेस ईयर है। बेस ईयर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, पहले की वीडियो में बता दिया है। बेस ईयर मैंने बता दिया आपको, बेस ईयर इसका कितना है 2017। कौन निकालता है, नेशनल हाउसिंग बैंक निकालता है। रेजिडेंस क्या कहता है, हाउसिंग प्राइसेस इन इंडिया में बताता है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा फिस्कल पॉलिसी। अब थोड़ा सा हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में भी कर लेंगे। ठीक है, ये पॉलिसी आप लोगों ने बहुत बार ये टर्म सुनी होगी, कभी करंट अफेयर में सुनी होगी या फिर डिफरेंट डिफरेंट कई बार यूज हो जाती है, न्यूज चैनल रिपीटेडली ये हम यूज करते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो ये फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी एक गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी होती है, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या आता है, इसमें आता है हमारी बजट, इसमें आ जाएगा स्पेंडिंग, इसमें आ जाएगी अर्निंग, इसमें आ जाएगी गवर्नमेंट की टैक्सेशन रेट आ जाएगी, डेब्ट आ जाएगा, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी। ठीक है, ध्यान करना, गवर्नमेंट की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी वो हमारी फिस्कल पॉलिसी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि क्या क्या आ जाएगा, देखो इसमें आ जाएगा हमारा बजट आ जाएगा, बजट। ठीक है, और क्या आ जाएगा इसमें, स्पेंडिंग आ जाएगी, स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट आ जाएगी, अर्निंग आ जाएगी, अर्निंग किसकी, गवर्नमेंट की। ठीक है, ये भी देख लेना आपने। ठीक है, गवर्नमेंट की। ठीक है, अर्निंग आ जाएगी, स्पेंडिंग आ जाएगी, डेब्ट आ जाएगा। मतलब यानी कि मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इसमें क्या आ जाएगा, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी गवर्नमेंट करती है वो सभी आ जाएगी हमारी फिस्कल पॉलिसी के अंदर। ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा मैंने इसका आइडिया दे दिया। और अब क्या है, थोड़ा सा जो है फिस्कल पॉलिसी जब गवर्नमेंट लाती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में करते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में करते हैं, उसको हम कर देंगे दो कैटेगरी डिवाइड। एक आ जाएगी हमारी, कौन सी आ जाएगी, एक आ जाएगी हमारी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, एक, ठीक है, ध्यान रखना आपने, फर्स्ट क्या बोली मैंने, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, और सेकंड क्या बोली मैंने, ये कैटेगराइजेशन कर रहा हूं मैं भी। ठीक है, कैटेगराइजेशन कर रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट दो टाइप में बांट रहा हूं। ठीक है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, देखो मैंने फिस्कल पॉलिसी बताया आपको, तो क्या किया, दो 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 कैटेगरी में डिवाइड की, एक्सपेंशनरी में की, कॉन्ट्रैक्शनरी में की।
अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमी को एक्सपेंड करने की कोशिश करती है। जब गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को एक्सपेंड करना होता है, जैसे कि मैंने आपको इकोनॉमिक साइकिल में बताया था, जैसे इकोनॉमिक साइकिल में मैंने आपको बताया था, यानी कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रही है इकोनॉमी। मैंने आपको बताया था एक्सपेंड हो रही इकोनॉमी, जब इकोनॉमी ऊपर तक आ रही है तो क्या, जब गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को एक्सपेंड करना होता है, ठीक है ध्यान सुनो, जब गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को एक्सपेंड करना होता है तब होती है ये वाली पॉलिसी होती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो इसको हम कैसे पता चलता है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है कि नहीं है, इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है ज्यादा और अर्निंग होती है कम, ठीक है, स्पेंडिंग हो जाएगी इसमें ज्यादा, ठीक है, ज्यादा एज कंपेयर टू अर्निंग, ठीक है, कंपेयर टू अर्निंग, ठीक है। क्या होगा इसमें, स्पेंडिंग ज्यादा है और अर्निंग कम है। और जब कॉन्ट्रैक्शन, जब गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में यानी कि मान चलो इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा नहीं डालना है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं रखनी है पॉलिसी, जैसे कि यहाँ पे जब नीचे आती नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था इकोनॉमी में, यानी कि इकोनॉमी थोड़ी सी कम हो रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है, इकोनॉमी नीचे आ रही है तो कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्शन की फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें गवर्नमेंट की अर्निंग तो ज्यादा रहती है बट वो स्पेंडिंग कम करती है। क्या बोला मैंने, अर्निंग ज्यादा है इसमें, ठीक है, अर्निंग मोर, ठीक है, और स्पेंडिंग लेस है, ठीक है, बता दिया आपको मैंने, ओके। इससे पहले हमने पढ़ा फिस्कल पॉलिसी के बारे में, इसमें उसमें थी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, दो वो मेन थी। अच्छा एक और हो जाती है, उसमें हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन, उसमें एक और होती है, वो जाती है हमारी न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, इसमें अर्निंग और स्पेंडिंग गवर्नमेंट की सेम रहती है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, टैक्स वगैरह, मतलब आपको पता ही है फाइनेंशियल एक्टिविटी जितनी होती है गवर्नमेंट की, क्या क्या फायदे होते हैं उसके, ठीक है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, वो आप लोगों ने खुद से थोड़ा सा अपना माइंड करना है, अपना जो क्रिएटिव माइंड है आप लोगों का उसको यूज करना है, ठीक है, नहीं तो करके खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, डायरेक्ट टैक्सेस कर रहे, डायरेक्ट अपना टैक्सेशन के ऊपर आता है, ठीक है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी मैंने आपको बताया था क्या होती है, टैक्सेशन भी उसमें आती है, तो उसमें करने वाले हम टैक्सेस। अब टैक्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है, ये क्या है, टैक्स टाइप टैक्स है ना, ये टू टाइप्स ऑफ टैक्स है, ठीक है, टैक्स डायरेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। अब पहले करते हैं हम डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। डायरेक्ट टैक्सेस कैसे होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस जैसे है, ये क्या होता है, ये डायरेक्टली आप उसको गवर्नमेंट को देते हो, डायरेक्टली ये गवर्नमेंट आपसे लेती है, सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे लेगी, जैसे कि कहते हैं इनकम टैक्स है ना आपका, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स कैसे होता है, डायरेक्टली आपकी सैलरी से कट जाता है, कोई इसमें मीडिएटर बीच में नहीं होता है, डायरेक्टली क्या होगा, गवर्नमेंट जो आपकी सैलरी से काट देगी इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स इसका एक एग्जांपल होता है, यानी कि डायरेक्टली कट रहा है, ठीक है, आपके इनकम से डायरेक्टली टैक्स निकल जा रहा है। और साथ में दूसरा कंपेयर करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं, तो इनडायरेक्ट कैसे होता है, ये डायरेक्टली नहीं जाता है, बीच में कोई मीडिएटर होता है, ठीक है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा है जीएसटी, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा फेमस है, और इसको हम अभी आगे अच्छे से करेंगे जीएसटी को, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन होगा, जीएसटी, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं जाता है, ठीक है। अब क्या है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो हमारे कैसे होते हैं, वो प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। क्वेश्चन बनता है ना प्रोग्रेसिव टाइप भी, इसमें से कौन सा प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ टैक्सेस है, प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव टाइप कौन सा है इसमें से, तो क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस हमारे कैसे होते हैं, प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। डायरेक्ट टैक्सेस कैसे होते हैं, प्रोग्रेसिव इन नेचर, और इनडायरेक्ट कैसे होते हैं, रिग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर, ठीक है, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव। अच्छा ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। प्रोग्रेसिव ऐसे टैक्स होते हैं
जो क्या होता है, जब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है तो वो टैक्सेस भी बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान के चलो कोई वर्कर है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है महीने की 50,000, ठीक है, महीने की 50,000 है, और एक दूसरा कोई मान के चलो और कोई दूसरा एम्प्लॉय है, ठीक है, और उसकी सैलरी है 1 लाख। अब क्या, जो जिस इंसान की सैलरी 50,000 है और दूसरा इंसान है जिसकी सैलरी 1 लाख है, ठीक है, अब उन पे क्या सेम टैक्स लगेगा? उन पे क्या है, उन पे सेम टैक्स नहीं लगेगा। अब क्या होगा, देखो, जो 50,000 है थोड़ा कम टैक्स देना पड़ेगा, और जो 1,000 वाला थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि आपकी सैलरी के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव कैसे टैक्सेस होंगे, जो सैलरी के साथ बढ़ेंगे आपकी, यानी कि जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वो भी बढ़ते रहेंगे। और रिग्रेसिव कैसे होते हैं, रिग्रेसिव ऐसे टैक्सेस होते हैं जो सब पे इक्वल लगते हैं, ठीक है। कैसे टैक्स होता है रिग्रेसिव, जो सब पे इक्वल लगेंगे, कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीएसटी है हमारा, जीएसटी है। अब फॉर एग्जांपल आप कोई चीज खरीदते हो, सपोज फॉर आप खरीदते हो आटा, ठीक है, आपने क्या खरीदा, आटा। अगर ये आटा देखो, अगर जो ये 1 लाख वाला आदमी ये आटा खरीद रहा है तो उसको भी सेम प्राइस का पड़ेगा, और अगर ये वाला आदमी आटा खरीद रहा है तो उसको भी सेम प्राइस का पड़ेगा। तो इसमें क्या है, रिग्रेसिव टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स कैसा होता है, सब पे इक्वल लगता है। तो क्या होगा, ये सबको देना पड़ेगा इक्वली, आटा, नमक, हर चीज जिसमें भी जीएसटी लगता है, तो जीएसटी क्या होता है, इक्वली सबको देना होता है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं कहता कि भाई अगर कोई अमीर है तो उसको आटा महंगा देंगे और जो कोई गरीब है उसको थोड़ा सस्ता आटा दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्सेस, ठीक है। ये मैंने आपको सिंपल और आसान शब्दों में बता दिया, ठीक है। अब क्या है, अब हम थोड़ा सा आगे करते हैं जीएसटी को, ठीक है। जीएसटी को कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह बना देता हूँ, ठीक है। आपको ये तो पता लगा कि इनकम जो टैक्स है इनकम टैक्स हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा सा जीएसटी, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जीएसटी यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इसको कर लेते हैं जीएसटी को। अब देखो जीएसटी क्या होता है, सबसे पहले जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सबको पता ही होगा, गुड्स एंड, चलो फिर भी लिख देता हूं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसे लगता है, सब पे इक्वल लगता है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम करने वाले हैं जीएसटी। तो जीएसटी क्या होता है हमारा, देखो जीएसटी वैसे तो आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो लगता है आजकल हर चीज पे जीएसटी लगता है। बहुत सारे क्या हुआ कि 2016 में लाया था, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, फिर लाया था हमारा जीएसटी लाया गया था। क्यों लाया गया था, क्योंकि इससे पहले क्या थी, जो टैक्स थे उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते थे, डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स के होते थे, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट होते थे। तो उससे क्या होता है कि स्टेट में टैक्सेस ज्यादा होते थे, किसी स्टेट में टैक्सेस कम होते थे। तो जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो भी किसी एक स्टेट को ही चली जाती थी, जो एफडीआई आती थी। क्यों, क्योंकि जिस स्टेट में टैक्सेस कम होंगे वहां पे क्या होगा, सारी इन्वेस्टमेंट वहां जाएगी, सारी एफडीआई वहां चली जाएगी। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टर तो वही देखेगा जहां पे उसको टैक्सेस कम मिलेंगे। ऐसा क्या हुआ कि कुछ स्टेट में क्या हुआ कि कुछ स्टेट में हमारे टैक्सेस ज्यादा थे, मान के चलो फॉर लेट्स से बिहार में टैक्सेस ज्यादा कर दिए, और जब बिहार में टैक्सेस ज्यादा कर दी तो वहां पे ज्यादा एफडीआई नहीं गई। और जैसे कि दूसरे स्टेट गुजरात हो गए हमारे और महाराष्ट्र हो गए, वहां पे टैक्सेस कम थे, जीएसटी से पहले की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे टैक्सेस कम थे। अब क्या हुआ कि सारी एफडीआई थी वो वहां चली गई। तो अब क्या हुआ कि बहुत सारी प्रॉब्लम उससे क्रिएट हो रही थी, और जो इससे पहले जीएसटी से पहले जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस थे उनकी मेजरमेंट करना वो मतलब बहुत ही टिपिकल हो जाता था, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी उनको मेजरमेंट के लिए, कलेक्शन के लिए, और समझने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी सभी डायरेक्ट टैक्सेस में। तो फिर क्या हुआ, 2016 में गवर्नमेंट ने 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, और फिर कौन सा लाया हमारा, जीएसटी लाया। सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को इकट्ठा करके एक टैक्स बना दिया गया। इसलिए इस टैक्स को क्या बोलते हैं, और इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वन नेशन वन टैक्स। क्या बोलते हैं, वन नेशन वन टैक्स।
ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको वन नेशन, क्योंकि एक नेशन में ये एक ही तरह का टैक्स है। मान लो बिहार में आप जाओगे तो वहां पे भी सेम टैक्स लगेगा, हिमाचल में जाओगे तो भी वहां पे सेम टैक्स आपको लगेगा, तो इसलिए ये लाया गया था। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स। और इसको और क्या बोलते हैं, इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं, और इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, और वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, देखो वैल्यू एडेड टैक्स से आपका सीधा सा मतलब ये है, फॉर सपोज अगर कोई चीज है, मान के चलो 100 रुपए की कोई चीज है, मान के चलो 100 रुपए का क्या है, आटा है। ठीक है, 100 रुपए का क्या है, आटा है। अब उसमें हमने कुछ वैल्यू ऐड की, फॉर लेट्स से हमने उसमें 50 रुपीज की वैल्यू ऐड की, तो उस पे भी क्या लगेगा, उसमें भी हमारा जीएसटी लग जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें और 50 रुपए की कोई चीज ऐड की, तो उसमें भी क्या लग जाएगा, उसमें भी जीएसटी लग जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। और एक खास बात जीएसटी की क्या है, जीएसटी की एक खास बात और ये है कि ये क्या करता है, यहाँ पे है रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। अभी हम कास्केडिंग इफेक्ट के बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा कि कास्केडिंग इफेक्ट क्या है। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे कास्केडिंग लिखा है। ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट। तो इसमें क्या है जीएसटी में, और उसको अभी थोड़ा इसकी मतलब जब हम इसको थोड़ा सा कर लेंगे तो उसके बाद में दूसरा टॉपिक कास्केडिंग इफेक्ट की करेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ कास्केडिंग बोल दे रहा है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि इंडिया में क्या है, हमारे जीएसटी कितनी तरह का है, 3 तरह का जीएसटी है इंडिया में। ठीक है, हमारे कौन सा टैक्स कितने टाइप का है, 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। कौन कौन सा है, पहला आएगा सीजीएसटी, फिर आएगा एसजीएसटी, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा आईजीएसटी। इसका सीधा सा मतलब है सेंटर। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब क्या है कि जब तो भाई देखो आपका मान के चलो, जब कोई भी वस्तु क्या कोई आर्टिकल जब स्टेट के अंदर ही खरीद रहे हो, जब आप कोई भी सामान स्टेट के अंदर ही खरीदा जा रहा है, बिक रहा है, तो वहां पे क्या लगेगा हमारा, वहां पे हमारे ये 2 टैक्स लगेंगे। जब कहां लग रहा है, अंडर द स्टेट में। ठीक है, अंडर द स्टेट, अंडर द स्टेट लगेगा सिर्फ ये 2 टैक्सेस। और अगर क्या हो रहा है, अगर 2 स्टेट्स के बीच में हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, अगर 2 स्टेट के बीच में कोई व्यापार हो रहा है, कोई ट्रेडिंग हो रही है, तो उसमें कौन कौन से जाएंगे, उसमें लग जाएंगे हमारे ये वाला और ये 2 लग जाएंगे। कौन कौन से लग जाएंगे, सीजीएस लगेगा और आईजीएस लगेगा। कौन कौन से लगेंगे, अगर बिटवीन 2 स्टेट है, बिटवीन 2 स्टेट है, क्या लगेगा, बिटवीन 2 स्टेट कौन कौन से लगेंगे, सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी, है ना। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दिया। 3 टाइप के टैक्सेस है। अच्छा, अब क्या है कि जीएसटी में डिफरेंट रेट स्लैब्स होती है। क्यों, क्योंकि कई चीजें थोड़ी मतलब कई चीजें डिफरेंट तरह से जिस पर टैक्स लगता है, कई वस्तु पे डिफरेंट तरह से टैक्स लगता है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे क्या है कि डिफरेंट टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब है डिफरेंट। कौन कौन सी है, देखो पहले हो जाएगी हमारी 5%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। 5, फिर 12 है, और फिर 18 है, और फिर 28% है। ये कितनी हुई, 4 तरह की टैक्स स्लैब हुई। ठीक है, 4 तरह की टैक्स स्लैब हुई। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी डिफरेंट कमोडिटीज आती है। जो ज्यादातर इंडिया में कमोडिटी है वो कौन सी टैक्स स्लैब पे आती है, वो आती है ये वाली टैक्स स्लैब। ठीक है, सबसे ज्यादा कितने में आती है, 12% पे आती है सबसे ज्यादा कमोडिटीज। और जो 28% जिस पे टैक्स लगता है वो बेसिकली कौन सी होती है, वो लग्जूरियस आइटम्स होती है, लग्जरी वाली। ठीक है, 28% टैक्स किस पे लगता है, जो लग्जरी वाली आइटम्स होती है। मान के चलो एसेंशियल कमोडिटीज, ज्यादातर जो एसेंशियल कमोडिटी जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज होगी, और कोई मेडिकल चीजें होगी, कोई फूड हो गया, कोई डिफरेंट चीजें क्या है जो एसेंशियल कमोडिटीज है, उन पे ज्यादातर यही वाली टैक्स स्लैब लगती है। क्यों लगाई जाती है, ताकि उनका प्राइसेस मेंटेन रहे, थोड़ा मिनिमम रहे। क्यों, क्योंकि आम लोग भी उन चीजों को खरीदते हैं, क्योंकि वो एसेंशियल होती है, इसलिए उस पर कम टैक्स रहेगा। ठीक है,
और जो लग्जरी वाली आइटम है उस पर क्या लग जाएगा, उसमें ज्यादा टैक्स लग जाता है। ठीक है, लग्जरी कैसे, मान के चलो अब कोई सोफा हो गया, कोई एसी हो गया, कोई कूलर हो गया, कोई कार होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें लगेगी ये वाली टैक्स लगेगी। क्यों? क्योंकि वो लग्जरी के लिए खरीदी जा रही है। आरामदायक चीजों पे लगता है, यानी कि जब उन्हें फैसिलिटीज चाहिए और आराम चाहिए यानी कि लग्जरी चाहिए तब लगाया जाता है ये वाला टैक्स। ठीक है, क्योंकि एसेंशियली नहीं होता है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ से काफी ज्यादा अर्न कर लेती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी है टैक्स स्लैब्स, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो हमने स्लैब्स कर दी। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जो जितनी भी कुछ कमोडिटीज है इंडिया में जो क्या है जीएसटी के अंदर नहीं आती है, वो कौन कौन सी कमोडिटी है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारे क्या है, फ्यूल है, ऑयल जानते हो ना आप, फ्यूल। ठीक है, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और सिलेंडर हो गए हमारे, जिसकी आजकल बहुत ज्यादा कमी पड़ रही है। ठीक है, फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल हो गया। ये क्या है, ये जो मैंने 4-5 आपको चीजें बताई, ये क्या है, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अगर जीएसटी पे लगेगा तो हाईएस्ट हम उस पे 28% तक का ही टैक्स लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जीएसटी में कितनी स्लैब्स है, सिर्फ और सिर्फ 4 स्लैब्स है। हाईएस्ट कौन सी, 28% है। तो क्या होगा, अगर हम इन चीजों पे 28% का टैक्स भी लगा देते हैं तब भी ये चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती है। और अगर बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती है तो क्या होता है कि लोग इसका कंजप्शन बहुत ज्यादा करेंगे, और अगर ज्यादा कंजप्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल ज्यादा कंजप्शन करेंगे तो लोगों के लिए भी नुकसान है। और फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, सिलेंडर अगर इसका ज्यादा कंजप्शन करेंगे तो भी इसके लिए क्या गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, तो गवर्नमेंट यहाँ से बहुत ज्यादा अर्निंग कर लेती है। फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, सिलेंडर, इस पे डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं। ठीक है, और वो टैक्सेस सेंट्रल और स्टेट के बीच बांट दिए जाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में हमने जीएसटी पूरा कर दिया कंप्लीट। ठीक है, और उससे पहले भी कुछ टॉपिक कर दिए कंप्लीट। अब क्या है कि अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम, जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कास्केडिंग इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था एक बीच में। आई थिंक ये देखो यहाँ पे बताया था मैंने, कास्केडिंग इफेक्ट के बारे में आपको मैंने ये बताया था। कल मैं आपको कास्केडिंग इफेक्ट के बारे में अच्छे से बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कास्केडिंग इफेक्ट से। तो आज की वीडियो काफी लंबी ना हो इसलिए हम आज यही रुक जाते हैं, और कल से करेंगे हम फिर कास्केडिंग इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इकोनॉमिक क्लास 6 हम आज यही खत्म करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एंड लाइक अस। ठीक है, बाकी मैं पिछली वीडियो का जो हमारा लिंक होगा मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।